वेलकम बैक वंस अगेन। शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड आर टुडेज वीडियो बेस्ड ऑन सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 and section 7 deals with the income deemed to be received by the SSC in the previous year. So let's take a look what is written in section 7 and try to understand the concept of income deemed to be received. And the section 7 says the following income shall be deemed to be received in the previous year. तो जो इनकम्स यहाँ पे गिवन है उनको माना जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर में रिसीव हुई है किसके द्वारा, एसएससी, बाय द एसएससी. एंड द सेक्शन 7 सबसेक्शन फर्स्ट क्या कहता है, द एनुअल एक्रीशन इन द प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन रूल 6 ऑफ पार्ट ए ऑफ द फोर्थ शेड्यूल. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी एनुअल एक्रीशन का मतलब है कि जो भी वृद्धि होगी प्रीवियस ईयर में, कोई भी वृद्धि हुई है किसके ऊपर, बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. तो कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, उसके जो बैलेंस में कोई भी वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को किसके अकॉर्डिंग हुई है, रूल 6 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग कोई वृद्धि हुई है तो उसको माना जाएगा कि वो वृद्धि जो भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है उसके बैलेंस में, उसको माना जाएगा कि दिस इंक्रीमेंट इज द इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय. तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फंड. दो तीन यहाँ पे टर्म्स यूज हुई है, उनके मीनिंग देख लेते हैं. एनुअल एक्रीशन, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड फिर देखते हैं कि शेड्यूल 4 के रूल 6 और पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है वो भी हम देखते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं एनुअल एक्रीशन का क्या मतलब है. एनुअल एक्रीशन का मतलब हमें गिवन है शेड्यूल 4 के अंदर. एनुअल एक्रीशन in relation to the balance to the credit of an employee means the increase to such balance in any year arising from the contribution and interest. दो तरह की बातें बताई गई हैं कि जो इंक्रीमेंट होगा, जो भी इंक्रीज होगा बैलेंस में, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कंट्रीब्यूशन से होगा या फिर इंटरेस्ट से होगा. अब कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से आएगा, तो जो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से आता है और एम्प्लॉय की तरफ से आता है. उसके ऊपर दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके ऊपर क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है. तो अब जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की ने किया उसके थ्रू भी उससे भी क्या हुआ है, हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ गया है, और जो इंटरेस्ट है उससे भी बैलेंस बढ़ गया है. आगे बात कर लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि जो स्कीम है प्रोविडेंट फंड की वो अप्रूव्ड, द स्कीम ऑफ प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स कमिश्नर. तो जब कोई स्कीम है प्रोविडेंट फंड की उसको इनकम टैक्स कमिश्नर अप्रूव कर देता है तो वो जो फंड होता है वो क्या बन जाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बन जाता है. तो अब बात कर लेते हैं रूल 6 ऑफ पार्ट ए ऑफ फोर्थ शेड्यूल क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन व्हेन डीम्ड टू बी इनकम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय. तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन से इंक्रीज हो रहा था, एम्प्लॉय ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो वो तो इंडिपेंडेंट है, वो कितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे उसको, क्योंकि वो तो उसकी इनकम, अपनी इनकम को काट के वो वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है. पर इश्यू कब आएगा, जब कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से होगा, तो वो उसके ऊपर भी कंडीशन है. तो वो देख लेना, पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रीशन इन एनी प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज कंसिस्ट ऑफ contribution made by the employer in excess of 12% of the salary of the employee. तो कंट्रीब्यूशन, कौन सा कंट्रीब्यूशन को माना जाएगा, उसकी इनकम में एज ए इनकम उसकी ट्रीट किया जाएगा. अगर कोई एम्प्लॉयर है उसने जो एम्प्लॉय की सैलरी उसके 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो जो एक्सेस अमाउंट है, कितने एक्सेस अमाउंट है, 12% से जितना ज्यादा एक्सेस होगा उस अमाउंट को एम्प्लॉय की इनकम के साथ इंक्लूड करके उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक एम्प्लॉई है, उसकी जो सैलरी 1000 रुपीज है, तो जो उसका अगर एम्प्लॉयर ने 1000 रुपीज का 12% होता है 120, अगर 120 का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तब तो कोई इशू नहीं है. सपोज उसने 14% दे दिया, सपोज 140 रुपीज एज कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट कराया प्रोविडेंट फंड में, तो अब क्या हुआ, करना कितना था 120 पर कर दिया कितना 140. तो जो 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो वो दैट 20 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय. तो सिंपल मतलब है. बात कर लेते हैं बी की, इंटरेस्ट क्रेडिट टू द बैलेंस
to the credit of employee in so far as it is allowed at a rate exceeding such rate as may be fixed by the central government in the behalf by the notification of in the official gazette. सपोज इंटरेस्ट आ रहा है, पर जो एम्प्लॉयर की जो प्रोविडेंट फंड की स्कीम है उसने क्या किया है कि जो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, वो जो अभी करंट में जो इंटरेस्ट चल रहा है प्रोविडेंट फंड पे वो चल रहा है 8.5। सपोज जो एम्प्लॉयर की प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसमें जो एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट दिया है उसको 9.5, तो जो यहाँ पे 1% का जो एक्सेस इंटरेस्ट दिया गया है एम्प्लॉय को, तो वो जो 1% जो एक्सेस इंटरेस्ट मिला है एम्प्लॉय को वो भी क्या माना जाएगा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, और उसकी इनकम में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। दिस इज द सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट। सबसेक्शन सेकंड देख लेते हैं। द ट्रांसफर्ड बैलेंस इन आर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द सब रूल 4 ऑफ रूल 11 ऑफ पार्ट ए ऑफ द फोर्थ शेड्यूल। तो फिर देख लेते हैं, चलते हैं फोर्थ शेड्यूल में और वहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा होगा आपको ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस इन न्यूली रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो सिंपल यहाँ पे जो बात हो रही है वो जो ट्रांसफर्ड हो रहा है आपका बैलेंस कहाँ से, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर। सपोज आपका एम्प्लॉयर की स्कीम पहले से चली हुई है प्रोविडेंट फंड की, पर वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसको इनकम टैक्स कमिश्नर ने अब तक अप्रूव नहीं किया था, पर अभी क्या हुआ कि इनकम टैक्स कमिश्नर ने आपकी स्कीम को अप्रूव कर दिया, तो अब क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड हो गया। तो जो बैलेंस ट्रांसफर होगा फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो उसी के ऊपर बात हो रही है। रूल 4 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द रूल may be in the behalf of assessing shall make an calculation of the aggregate of all sum comprised in transferred balance which would have liable to income tax if any part of been in force from the date of institution of the fund without regard to any tax which may have been paid to any sum and not aggregate shall be deemed to be income received by an employee in the previous year in which the recognition of the fund take effect and shall be included in the employee's total income for the previous year, and the purpose of assessment the remainder of the transferred balance shall be discarded, but no other exemption of relief by the way of refund or otherwise shall be granted in respect of any sum comprised in the such transferred balance। तो सिंपल यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर ने अमाउंट ट्रांसफर्ड किया है उनके अकाउंट में, तो जो वहाँ पे जो अमाउंट शो करेगा उनके अकाउंट में, अब एम्प्लॉयज के अकाउंट में, तो वो जो अमाउंट शो किया गया है उस अमाउंट को भी एज अ इनकम माना जाएगा ऑफ एम्प्लॉय की इनकम माना जाएगा और उसी को उनकी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। बात कर लेते हैं अपने थर्ड सबसेक्शन की। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड इन टू इन सेक्शन 80 CC डी। तो अब क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कोई और एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर कोई और अदर एम्प्लॉयर है, प्राइवेट जॉब करते हैं तो कोई अदर एम्प्लॉयर, तो उसने क्या किया है कि जो पेंशन स्कीम है 80 CC डी उसमें क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया किसके बिहाफ पे, एम्प्लॉयज के बिहाफ पे। तो वो भी देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट वेयर इन द केस ऑफ एसएससी रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में कौन कौन से एसएससी रेफर्ड है, देखो यहाँ पे सबसेक्शन 1 लिखा है, वेयर एन एसएससी बीन एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड by the central government or after the first day of January 2004 or been an individual employed in any other employer or any other SSC। तो इनकी बात यहाँ पे हो रही है, इनको यहाँ पे रेफर किया। The central government or any other employee make any contribution to his account referred to in the subsection this SSC shall be allowed a deduction in the computation of total income। तो जो एम्प्लॉयर ने किया है कंट्रीब्यूशन या फिर गवर्नमेंट ने किया है, तो दोनों ने अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया तो उस कंट्रीब्यूशन को यहाँ से डिडक्शन मिल जाएगी उसको जब अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा। द वोल ऑफ अमाउंट contributed by the central government or any other employer as
यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डस नॉट एक्सीड 10% ऑफ हिज सैलरी इन द प्रीवियस ईयर। तो जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से वो 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं द वूल ऑफ अमाउंट रेफर्ड इन क्लोज ए एंड बी। तो जो क्लोज ए एंड बी में जो अमाउंट गिवन है, shall be deemed to the income of SSC or his nominee as the case may be in the previous year in which such amount is received and shall accordingly be charged to tax as income of the previous year। तो जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया गया है वहां पे, और वो जब अमाउंट वहां से मिलेगा, जो पेंशन स्कीम से जब वो अमाउंट मिलेगा, तो उस टाइम पे उसको उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। और जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या एम्प्लॉय की तरफ से, उसको भी एज अ इनकम माना जाएगा, किसकी, एम्प्लॉय की। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। नाउ थैंक्स फॉर वॉच, थैंक यू।